नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पर उत्तर लेखन शैली विकास कार्यक्रम की इसी कड़ी में 15, 50 और 100 शब्दों में आरएस 2021 को ध्यान में रखते हुए आपके उत्तर लेखन को किस प्रकार से बहुत बेहतर किया जा सकता है, उसी के अंतर्गत प्रत्येक टॉपिक की आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें बहुत सारे वीडियोस हमने तैयार कर दिए हैं। इससे पहले हमने राष्ट्रपति की बेसिक चीजों पर एक पूरा वीडियो मैंने तैयार किया था। आज हम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पावर्स पर किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम तैयार करने के लिए जा रहे हैं। तो आज सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियों पर आधारित मुख्य परीक्षा में बनने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं, उसको हम यहां पर पूरा देखने का प्रयास करेंगे। द पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट के नाम से इस टॉपिक को मैंने रखा है और ये राष्ट्रपति का पार्ट 2 है। मतलब इससे पहले पार्ट आपका एक हो चुका है जिसमें हमने 15, 50 और 100 शब्दों में बहुत बेहतर तरीके से करने का उसको प्रयास किया। आज जो है पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट में पार्ट 2 में हम देखने जा रहे हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पावर्स होगी और वहां से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, यहां जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसमें अधिकांश क्वेश्चन आपके 100 वर्ड्स में बनने की पूरी संभावना होगी। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 100 वर्ड्स में बन सकता है, 100 शब्दों में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों से आप क्या समझते हैं, तो यह क्वेश्चन भी आपका यहां पर 100 वर्ड्स में आ सकता है। राष्ट्रपति की प्रमुख विधान मंडल संबंधी शक्तियां कौन सी हैं, द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के संबंध में भी आपका 100 वर्ड्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। राष्ट्रपति की प्रमुख वित्तीय शक्तियां कौन सी है, द इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी आपका आरएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपका 100 वर्ड्स में ये क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों पर चर्चा कीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ज्यादा जुडिशियल पावर नहीं होती है, तो ये आपका आरएस एग्जाम के पॉइंट से ये आपका 50 वर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों से आप क्या समझते हो, तो यह भी आपका ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि 50 वर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों से आप क्या समझते हो, मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी आपका आरएस एग्जाम में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता, बल्कि 50 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आपका यहां पर बनेगा। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति क्या है, द पैर्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जरूर कई बार बना है और ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो आपका 15 शब्दों में भी, 50 शब्दों में भी और 100 वर्ड्स तीनों में बन सकता है। ध्यान रखना, सबसे अधिक ये क्वेश्चन जो है 15 शब्दों में पूछा गया है, 15 वर्ड्स में पूछा गया है और यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन 20 शब्दों में पूछा गया है। एक आपसे पूछे क्षमा एवं परिहार में अंतर क्या है, तो ये आपका 15 वर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अध्यादेश किसे कहते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों में अगर कोई क्वेश्चन आपातकाल के बाद सबसे अधिक पूछा गया है तो बेसिकली ऑर्डिनेंस है, और ऑर्डिनेंस को आप अध्यादेश किसे कहते हैं, कैसे लिखते हो, इस पर आपके नंबर आधारित होंगे। क्योंकि जब अध्यादेश लिख दिया गया है तो अध्यादेश में ध्यान रखना, राज्यपाल के पास भी अध्यादेश शक्ति है और राष्ट्रपति के पास भी अध्यादेश शक्ति है। इसमें वो किसके बारे में पूछ रहा है ये यहां पर क्लियर नहीं है, तो आप अपने 15 शब्दों में किस प्रकार दोनों को कवर करते लिखते हो तो वो आपको बेहतरीन नंबर दिलाने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि राष्ट्रपति, एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति से आप क्या समझते हैं, इस शक्ति पर विस्तृत चर्चा करें। यहां पर जो डिस्कशन पूछा गया है तो ये 100 वर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। अध्यादेश को हटाने की प्रक्रिया क्या है, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस क्या है, ये आपका 50 शब्दों में 50 वर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है।
क्या सरकार, ये 2 बार आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है और वर्तमान में राजस्थान के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सरकार अध्यादेश के माध्यम से संविधान को अपने हाथों का खिलौना बना सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका अधिकतम 50 शब्दों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है, ये आपका क्वेश्चन 15 शब्दों में बन सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियों में बन सकता है। यहां पर ध्यान रहे कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर मैंने 3 वीडियो तैयार किए हैं, टोटल 4 हैं। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट पर टोटल 4 वीडियो है, जिसमें पहले मैं राष्ट्रपति का बेसिक बताया। आज हम राष्ट्रपति की कार्यकारी, विधायी और उसकी अध्यादेश शक्ति देखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे राष्ट्रीय आपात को, उसके बाद राष्ट्रपति शासन को देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग डिवाइड करके बहुत अच्छे से इसको तैयार करने का प्रयास किया है। अब आप देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान रखना, जब यहां पे संक्षिप्त टिप्पणी शब्द आया है तो ये आप लोग ध्यान रखना कि जब संक्षिप्त टिप्पणी आया, जिसका मतलब वो यहां पर बेसिकली शॉर्ट नोट आपसे चाह रहा है। अब जब शॉर्ट नोट चाह रहा है तो आप इस क्रम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी स्टार्टिंग से लेकर उसके एंड तक के सभी पहलुओं को, सभी डायमेंशंस को, सभी पहलुओं को बहुत अच्छे से आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना है। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें, उसको आपको यहां पर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। अब आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है उसका मतलब क्या है, तो यहां पर देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि जो राष्ट्रपति है उसकी भूमिका क्या है। राष्ट्रपति की भूमिका जब आप समझ जाओगे तब फिर आपका उत्तर का जो प्रारूप है वो काफी इजी हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति की भूमिका को अगर हम टटोलें तो आप इसकी स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो कि भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78 के मध्य राष्ट्रपति की भूमिका बहुआयामी है, मतलब मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। इस क्रम में वह 3 रूपों में काम करता है। 3 रूपों में मुख्य रूप से कार्य करता है। जैसे केंद्रीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख, द नॉमिनल हेड ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख, नॉमिनल हेड, संसद का अभिन्न अंग, संसद का अभिन्न अंग, मतलब संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और तीसरा, वह भारत का संवैधानिक प्रमुख भी है। संवैधानिक प्रमुख, और आप ब्रैकेट में डाल सकते हो शब्द बचाने के लिए, राष्ट्राध्यक्ष भी है, राष्ट्राध्यक्ष भी है। अतः इस आधार पर और इसके बाद दोस्तों आप क्या करोगे, एक एक लाइन में उसकी शक्तियों को दिखाओगे। क्योंकि आपने मान लीजिए आपातकाल कोई
20 लाइन में दिखा दिया तो आपको उत्तर नहीं आएगा। यहां पर मल्टी डायमेंशनल उत्तर जब आएगा तो आपको 100 शब्दों में, चूंकि अधिकतम वर्ड आपके पास केवल 100 वर्ड्स यहां पर है, तो इस आधार पर उसकी शक्तियों को अब उसकी जो पावर्स है वो क्या क्या है, उसकी पावर्स को आप यहां पर किस किस रूप में डिवाइड कर सकते हो। तो नंबर 1, कार्यपालिक शक्तियां, सिर्फ एक लाइन इसमें लिखनी है। कार्यपालिक शक्तियां, ये जब वो संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है और वह संघ के समस्त काम उसके नाम से किए जाते हैं, कार्यपालिक शक्तियां उसके नाम से होगी। नंबर 2 आपका आ जाएगा उसकी विधायी शक्तियां, जिसको हम कहेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियां। तीसरा पार्ट आपका होगा सैन्य शक्तियां, या मैं कह दूं यस सैन्य शक्तियां, मतलब इसका होगा कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है वो राष्ट्रपति होता है, इसलिए युद्ध के काल में वो घोषणा करता है युद्ध की। और इसी प्रकार भारत सरकार जितने भी समझौते करती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो तमाम कूटनीतिक शक्तियां उसके नाम से की जाती हैं, वो तमाम कूटनीतिक समझौते उसके नाम से किए जाते हैं। साथ ही साथ यदि संसद सत्र में ना हो और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिनको निपटने के लिए तुरंत किसी कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो एक हम कह सकते हैं उसकी अध्यादेश शक्ति, उसकी ऑर्डिनेंस पावर। और इसी प्रकार दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट शक्तियों में एक उसकी आ जाएगी आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर। अब आप ईमानदारी से देखने का प्रयास करोगे तो फिर आप आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में यहां पर थोड़ा सा डिवाइड कर देना, और इसमें आ जाएगा आपका राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ये भी इसी में आपका पॉइंट बन जाएगा, वित्तीय आपात। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जब आप शक्तियों को ऐसे लिखोगे और एक लास्ट में और डाल सकते हो उसकी जुडिशियल पावर्स, जिसको हम कहेंगे न्यायिक शक्तियां। मतलब मेरा कहने का मतलब है आरएस में अधिकतम जो बनेगा शब्दों में वो 100 वर्ड्स होंगे। 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन को आप अधिकतम 120-125 शब्दों तक लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए आपने उत्तर लिखना शुरू किया और कार्यपालिक शक्तियों को ही आपने, एग्जीक्यूटिव पावर्स को ही आपने मान लीजिए 50 शब्दों में लिख दिया, तो वो उत्तर इतना प्रभावशाली नहीं माना जाएगा जितना उत्तर आप सभी कार्यपालिक शक्तियों पर 10 शब्द, 5 शब्द विधायी शक्तियों पर, 5 शब्द सैन्य शक्तियों पर, कूटनीति पर 5, अध्यादेश पर 5, इस टाइप से लिखोगे तो उत्तर आपका बहुत अच्छा माना जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से ज्यादा इसका प्रस्तुतिकरण जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर कवर करने हैं। उसके बाद आप देखिए, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों से आप क्या समझते हो, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाई द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें आपका क्या उत्तर होगा दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहली बात तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका 100 वर्ड्स में बन सकता है, 100 शब्दों में। और 100 शब्दों में जब उत्तर बनेगा दोस्तों, तो सबसे पहले आप यहां पर एक स्टार्टिंग करेंगे और उस स्टार्टिंग में आप जरूर कार्यकारी शक्तियां बताते समय उसकी संवैधानिक स्थिति को जरूर बताना और बताओगे भारत में संविधान एवं संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78 के मध्य राष्ट्रपति
कार्यपालिक शक्तियों का विशेष वर्णन किया गया है। कार्यपालिक शक्तियों का विशेष वर्णन किया गया है। इस क्रम में इस शक्ति के अंतर्गत, अब मैं जो कुछ पॉइंट्स में लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, इस शक्ति के अंतर्गत अब आपने उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स को। अब वो जो 3 पावर्स होगी उसमें क्या क्या लिखोगे? एक तो नंबर 1, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब यह आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 53 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अतः संघ सरकार, या मैं कह सकता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप ये डालोगे। दूसरा आपको पता है कि पहला तो ये हुआ, दूसरा संघ की कार्यपालिका शक्ति का, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते, आपको पता है उसके पास होने के नाते उसके पास एक और इंपॉर्टेंट शक्ति है। और क्या? कि आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री, या पहले मैं कह दूं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति एवं पीएम की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति भी उसका एक इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको वो शपथ दिलाता है। और आपको पता होगा इस क्रम में मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति का वो प्रधान है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना यह आएगा, कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते, कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते जैसे राज्यपाल, उपराज्यपाल, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान का राज्यपाल, पुदुचेरी का उपराज्यपाल, दमन दीव का प्रशासक, या फिर सीएजी, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति उसकी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ही आती है। यह पॉइंट आपका यहां पर आ जाएगा, किसमें? जब आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का से आप क्या समझते हो। दोस्तों इसमें शक्तियां तो और भी है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट शक्तियों को ही बता पाऊंगा, क्योंकि 100 वर्ड्स में आप इतना ही कवर कर पाएंगे वहां पर। तो यह पॉइंट आपका इस क्रम में यहां पर आएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति की भूमिका इस प्रकार से है कि उसमें से उसकी संसदीय शक्तियों को, मतलब विधायी शक्तियों को और कार्यपालिक शक्तियों को अलग अलग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास यहां पर किया है। यह पॉइंट आपको यहां पर यह बताना है किस प्रकार राष्ट्रपति जो है वो इस पूरी प्रक्रिया में कार्यपालिक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति की विधान मंडल संबंधी शक्तियां कौन सी हैं? ध्यान रखें दोस्तों, इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, विधायी शक्तियों को ही कहते हैं
लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब जितनी भी संसद संबंधी उसकी शक्तियां हैं। तो आप ये इस पॉइंट को ऐसे डालोगे कि भारतीय राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होने के साथ साथ, कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होने के साथ साथ संसद का भी अभिन्न अंग होता है। मतलब संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद का भी अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। अतः इस नाते, किस नाते? कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होने के नाते और संसद का अभिन्न अंग होने के नाते मिक्सचर रूप में वो कुछ शक्तियां, विधायी शक्तियां भी रखता है। अतः इस संदर्भ में उसकी प्रमुख विधायी शक्तियां जो है, उसकी प्रमुख जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, विधायी शक्तियां जो है, उसको आप कैसे दिखाओगे दोस्तों? तो यहां पर उसकी प्रमुख विधायी शक्तियों को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, नंबर 1 आप पॉइंट्स में डिवाइड कर देना तो उत्तर ज्यादा सुंदर आपके सामने आएगा। नंबर 1, संसद के सत्रों को, द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सत्रों को आहूत करना। दोस्तों, आहूत को इंग्लिश में कहते हैं समनिंग करना, आहूत करना एवं सत्रावसान करना, मतलब सत्र समाप्ति घोषणा कौन करता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो है संसद के सत्र को बुलाता भी है और संसद के सत्र की समाप्ति घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। ये उसकी विधायी शक्ति में पहली शक्ति आएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है आपको पता होगा, नंबर 2, प्रत्येक आम चुनाव के बाद, और जनरली आम चुनाव 5 साल बाद होते हैं, प्रत्येक आम चुनाव के बाद एवं या प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद, और विशेष रूप से किसको? लोकसभा के सत्र को संबोधित करता है वो। और इसी प्रकार जब बजट आता है तो बजट से पहले भी राष्ट्रपति एक बार संबोधित करता है, उसके लेजिस्लेटिव पावर में आता है। तीसरा, आप लोग ध्यान रखना, वह साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, एक भूल गया मैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के जो 12 एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी नियुक्ति में इसकी भूमिका होती है। यह भी उसकी विधायी शक्तियों में आएगा। साथ ही साथ आपको पता है, यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति में भी उसकी भूमिका होती है। साथ ही साथ 5वां पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप ये डाल सकते हो कि कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप तभी लेता है, अधिनियम का रूप तभी लेता है जब दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे, यह उसकी विधायी शक्ति में आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप 6ठा पॉइंट डाल सकते हो, उसकी पॉकेट वीटो जो है यह भी उसकी विधायी शक्ति में आता है, वो किसी बिल को रोक सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पता होगा 7वां पॉइंट, और वह है कि वह सीएजी की रिपोर्ट को संसद में रखाता है, यह उसकी विधायी शक्ति में आएगा। हालांकि यह एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ में जुड़ी हुई है, और वो किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, यह भी उसमें आएगा। तो एक तो बिल पास करने वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। ये सब के सब पॉइंट्स जो है वो उसकी विधायी शक्तियों में आएंगे। अभी मुझे इतने पॉइंट्स याद है, जो मैक्सिमम पॉइंट्स मुझे याद है वो आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, वहां पर
आपने 6-7 पॉइंट विभिन्न डायमेंशन के साथ लिख दिए तो उत्तर आपका बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि उस समय टू द पॉइंट लिखना और तय समय में लिखना और तय शब्दों में लिखना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। तो यहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन जो आपका 100 वर्ड्स में होगा, इसमें कुछ शब्दों की और कटौती करके आप इस प्रकार के उत्तर को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका यहां पर आएगा। अब विधायी शक्ति के बाद अभी लेटेस्ट में देख रहा था, एक बार सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है, वित्तीय शक्तियां क्या है? द इंपोर्टेंट फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की प्रमुख वित्तीय शक्तियां कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, उसकी प्रमुख वित्तीय शक्तियों में आप देखोगे नंबर 1, जब कोई बिल अगर धन विधेयक है तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही, हालांकि धन विधेयक उस समय एक वित्त विधेयक की शक्ल में होता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पहला पॉइंट तो आप ये दिखा सकते हो। दूसरा दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद 112 के तहत प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को वह रखवाता है संसद के अंदर। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम आम भाषा में बजट कहते हैं, उस बजट को रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। संसद के समक्ष रखवाना, कहां पर? तो संसद में, और संसद में सबसे पहले कहां जाएगा? तो वो बेसिकली आपका लोकसभा में जाएगा। एक तीसरा आपको पता होगा, अनुदान की कोई मांग, अनुदान की कोई भी मांग, अनुदान की कोई मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं हो सकती, उसकी सिफारिश के बिना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यह पॉइंट भी ध्यान रखना। और एक आपको पता होगा, वह वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, और वित्त आयोग जो है वो बेसिकली केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो राजस्व का बंटवारा होता है, जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस राजस्व का बंटवारा करने की रिपोर्ट जो है वो वित्त आयोग द्वारा तैयार की जाती है, लेकिन उसकी नियुक्ति और उसे रखवाने का काम कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। और सबसे बड़ी बात, आप वित्तीय शक्तियों में लिख सकते हो, आप जब वित्तीय आपात होता है तो वित्तीय आपात की घोषणा आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति करता है। तो ये पॉइंट भी आप यहां पर डाल सकते हो। ये राष्ट्रपति की प्रमुख वित्तीय शक्तियों में आएगा। एक आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की प्रमुख न्यायिक शक्तियां कौन सी है? द इंपोर्टेंट जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, ऐसी कोई स्पेसिफिक जुडिशियल पावर उसको नहीं दी गई है। जैसे न्यायिक शक्तियों में आप देख सकते हो, एक आप डाल दोगे कि आर्टिकल 143 के तहत वह किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानना उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह उसकी सेमी जुडिशियल प्रोसेस के तहत आएगा। इसी प्रकार दूसरा, वह नैतिकता के आधार पर ध्यान रखना, नैतिकता के आधार पर उसको एक शक्ति दी गई है। अगर किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को दंड दे दिया है तो उसमें इसको नैतिकता के आधार पर क्षमादान शक्ति प्रदान की गई, जिसको हम पैर्डनिंग पावर कहते हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा कि यदि लोक सेवा आयोग जो होते हैं
उन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों पर किसी प्रकार का आरोप है, वो चाहे यूपीएससी का हो चाहे या किसी राज्य के पीसीएस का हो, तो इस संदर्भ में उसकी जांच जो है राष्ट्रपति बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराता है। सुप्रीम कोर्ट फिर रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को और उसके आधार पर राष्ट्रपति फिर जजमेंट लेता है। तो यह पार्ट भी आपका यहां पर आएगा। इस बिंदु को भी आप यहां पर समझने का प्रयास करना। तो यहां पर इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल देखने का प्रयास करना। प्रणाम प्रणाम, मैं आपको 10 मिनट बाद में कॉल करता हूं। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर इसको ध्यान रखना कि इसमें यहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों से आप क्या समझते हो, द डिप्लोमेटिक पॉलिसीज ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें आपका आएगा कि राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां क्या है, उसकी कूटनीतिक शक्तियां क्या है, डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है। तो ये क्वेश्चन अधिकतम मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके पास ऐसी सच कूटनीतिक शक्तियां वैसे बड़े क्वेश्चन के रूप में नहीं है, तो आपका 15 शब्दों में यह क्वेश्चन आ सकता है। 15 वर्ड्स में अधिकतम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या राष्ट्रपति के पास कोई डिप्लोमेटिक पावर्स होती है। तो ध्यान रखना, आप इसका परिचय ऐसे दोगे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, अर्थात वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास में होती है। परंतु राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए समझौते, वो चाहे अमेरिका के साथ में हो, रसिया के साथ में हो, या पेरिस जल संधि की गई हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए समझौते, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपको यहां पर ही ध्यान देना है, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, वह अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, भारत का रिप्रेजेंटेशन करता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा, तीसरा, कि विभिन्न देशों में जो राजदूतों की नियुक्ति की जाती है, या मैं कह दूं राजदूत एवं उच्चायुक्त, ध्यान रखना, राष्ट्रमंडल देशों में राजदूतों को उच्चायुक्त कहते हैं, हाई कमिश्नर कहते हैं। राजदूतों एवं उच्चायुक्तों की नियुक्ति में उसकी अहम भूमिका होती है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर डाल सकते हो। ये 3 पॉइंट आपका आएगा डिप्लोमेटिक पावर्स के रूप में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों से आप क्या समझते हो, तो यहां पर यह क्वेश्चन आपका अधिकतम जो है दोस्तों, ये 15 वर्ड्स में आ सकता है, 15 शब्दों में। और 15 शब्दों में जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां पर ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ आपको इतना लिखना है कि राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। दूसरा, युद्ध समाप्ति की घोषणा, युद्ध या
युद्ध समाप्ति की घोषणा, ये पॉइंट्स आपकी उसकी सैन्य शक्तियों के अंदर आएगा। मिलिट्री पावर्स में सच ऐसी कोई पावर है नहीं, लेकिन ये उसको दी गई है। उसके बाद जो सबसे अधिक क्वेश्चन जो अभी मैंने टॉपिक लिया, उसमें सबसे अधिक बार पूछा गया है राष्ट्रपति की पैरडनिंग पावर को। तो ध्यान रखना, इसी को हम कहते हैं, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो पहली बात तो सबसे अधिक बार पूछा गया है, और दूसरा ये आरएस में और आईएएस दोनों एग्जाम में ही अलग अलग फॉर्मेट में भी पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन आपका 15 शब्दों में पूछा गया है, 50 में भी पूछा गया है और 100 शब्दों में भी पूछा गया है। और जब मैं बात करूं यूपीएससी की, तो वहां पर 20 शब्दों में, 150 शब्दों में और 250 शब्दों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी आप यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखोगे। आप ऐसा ही मत करना दोस्तों कि एक ही बार में पूरा रट लिया। यहां पर मेरा प्रश्न कराने का अर्थ यही है ताकि आप खुद ये देखने की कोशिश करो कि यार जब लिखते समय क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करोगे तो सबसे पहला दायित्व बनता है कि कहीं संविधान में क्या इस शक्ति को संवैधानिक रूप में दिया गया है। तो आप लिखोगे भारतीय संविधान की अनुच्छेद 72 के तहत 72 के तहत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। ध्यान रखना 15 शब्दों में इतना लंबा नहीं लिखना है, 15 शब्दों में तो टू द पॉइंट लिखना, वही बता दूंगा मैं आपको। अधिकार दिया गया है और वो जो अधिकार दिया गया है उस शक्ति को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो 5 पार्ट जो है, नंबर एक, वो जो शक्ति इसको दी गई है उसके 5 पार्ट जो होंगे वो नंबर 1, वह किसी को क्षमा कर सकता है। इसका मतलब होगा कि किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उसको जो भी सजा दी गई है, मृत्युदंड दिया गया हो, आजीवन कारावास दिया गया हो, वो तमाम प्रकार की सजाओं से मुक्त हो जाएगा। वो पुनः उस स्थिति में आ जाएगा जो अपराध करने से पहले की स्थिति में था। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है, क्षमादान का सबसे पहला पॉइंट होगा पैर्डन शक्ति, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी शक्ति होती है परिहार करना। परिहार को इंग्लिश में कहते हैं रिमिशन करना। यह भी उसकी रिमिशन करना, मतलब इसमें दंड की अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे उसको 20 साल की कठोर कारावास मिली है तो उस 20 साल को कम करके 10 वर्ष कर दिया जाए तो उसको हम कहेंगे रिमिशन कर दिया गया है। एक होता है तीसरा लघुकरण करना। लघुकरण का मतलब होगा दोस्तों कम्यूटेशन। इसका मतलब होता है कि यहां पर तो दंड की जो प्रकृति है, दंड की प्रकृति सेम रहेगी। जैसे 20 साल है तो उसको 10 साल कर दिया गया, दंड की अवधि को कम कर दिया गया है और प्रकृति सेम है। और लघुकरण में क्या होगा, दंड की प्रकृति चेंज हो जाएगी। जैसे फांसी की सजा को उसने आजीवन कारावास में बदल दिया, तो यहां पर दंड कम भी हो गया और उसकी प्रकृति भी क्या हो गई, चेंज हो गई। एक होता है विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वह उस दंड पर रोक लगा सकता है, इसको हम कहते हैं विराम देना, रेस्पाइट करना। जैसे मान लीजिए कोई महिला है और वो सजा याफ्ता है और वह जेल में गर्भवती है तो उसकी सजा पर कुछ समय के लिए वह रोक लगा सकता है। और एक 5वां होता है राष्ट्र की हालात को देखते हुए वह किसी सजा को निलंबन कर सकता है, मतलब होगा रिप्राइव कर सकता है। और रिप्राइव में दोस्तों क्या आएगा, रिप्राइव का मतलब होगा कि दंड पर अस्थायी रोक लगाना। यहां पर
इसका मतलब क्या होगा, दंड पर अस्थायी रोक लगाना इसका मेन ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपका पॉइंट यहां पर आएगा। एक आपसे पूछे कि क्षमा एवं परिहार में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो सबसे पहले आप बताओगे क्षमा और परिहार में अंतर क्या है। तो आर्टिकल 72, या आप कह सकते हो कि ये बेसिकली राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को दी गई शक्ति है, जिसके अंतर्गत चाहो तो आप राज्यपाल डाल सकते हो, राज्यपाल डालोगे तो और अच्छा उत्तर हो जाएगा अगर बड़ा क्वेश्चन है तो। अदरवाइज राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, उसी क्षमादान शक्ति जिसका उल्लेख आर्टिकल 72 में किया गया है, उसके 5 रूप हैं। उन 5 रूपों में 2 इंपॉर्टेंट है, एक होती है क्षमा और दूसरा होता है परिहार करना, जिसको हम कहते हैं रिमिशन करना। जब राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर देता है तो अभियुक्त पर सभी प्रकार के अपराध एवं दंड समाप्त कर दिए जाते हैं, दंड समाप्त कर दिए जाते हैं। और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति यहां पर ध्यान रखना, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड प्राप्त हो गया हो तो उसको भी क्षमा कर सकता है, ये जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। बाकी मामलों में क्षमा तो कर सकता है, राज्यपाल मृत्युदंड वाले मामले में उसको थोड़ी रोक लगाई गई है। एक होता है परिहार, इसमें क्या होगा, परिहार में क्या होता है, दंड की अवधि को कम करना, दंड की अवधि को कम करना क्या कहलाता है, परिहार कहलाता है। जैसे यदि किसी को 20 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया हो तो राष्ट्रपति उसके 20 वर्ष के कठोर कारावास को 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदल सकता है। ये आप कहोगे परिहार करना, ये इसमें आएगा, आपका परिहार शब्द इसमें आएगा। तो सीधा सीधा उत्तर आपको लिखना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, अध्यादेश किसे कहते हैं। अध्यादेश को ध्यान रखना दोस्तों, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो यहां पर जो शब्द आएगा वो आपका आएगा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस। अब यहां पर यह नहीं पूछा गया है कि, पहली बात तो यहां पर देखो, नंबर बेस्ट लाने के लिए, नंबर बेस्ट लाने के लिए यहां पर मैं बताऊं कि सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट ए है, उस स्टूडेंट ए ने क्या लिखा उत्तर, या मैं इसको थोड़ा सा यहां पर ले लेता हूं, नंबर बेस्ट लेने के लिए सपोज कीजिए कि कोई स्टूडेंट ए है और उस स्टूडेंट ए ने उत्तर लिखा अध्यादेश किसे कहते हैं। मान लीजिए उसने क्या लिखा, उसने लिखा जब संसद की दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो, सत्र में ना हो और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिनसे निपटने के लिए तुरंत किसी कानून की आवश्यकता हो, तुरंत किसी कानून की आवश्यकता हो
तो राष्ट्रपति जिस आदेश को जारी करता है, जिस आदेश को जारी करता है उसे अध्यादेश कहते हैं। मैंने कहा कि एक स्टूडेंट ने उत्तर यह लिखा और सपोज कीजिए किसी दूसरे स्टूडेंट बी ने लिखा स्टूडेंट बी ने उत्तर लिखा, स्टूडेंट बी क्या लिखता है देखिए, आप ध्यान से सुनना आप लोग। उसने लिखा भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 एवं 213 के अंतर्गत जब संसद ऑब्लिक राज्य विधानमंडल, संसद ऑब्लिक राज्य विधानमंडल मतलब इसने एक सेकंड डायमेंशन और ले लिया है। संसद के साथ साथ चूंकि राज्य स्तर पर भी अध्यादेश जारी होता है, जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 के अंतर्गत क्रमशः जब संसद ऑब्लिक राज्य विधानमंडल के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो और तुरंत किसी कानून की आवश्यकता हो, मतलब तुरंत का मतलब यहां आपातकाल भी नहीं दोस्तों, तुरंत किसी कानून की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा, या आप एवं के बजाय यहां पर लिखोगे ऑब्लिक लगा दोगे, ज्यादा उत्तर सही रहेगा। राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है, जो आदेश जारी किया जाता है उसे अध्यादेश कहते हैं, अब अगर जब एग्जामिनर नंबर देगा और ये दोनों कॉपियां उसके पास में आ गई हैं, स्टूडेंट ए ने जो लिखा वो भी उसके सामने स्टूडेंट बी ने लिखा और एट ए टाइम लिखा है, और दोनों के लिए दो नंबर का है और 15 शब्दों में देना है, मतलब आपको पता है कि 15 वर्ड्स वाले क्वेश्चन को आप 20 से 25 शब्दों तक लिख सकते हो, स्पेस होती है उसके अंदर। तो इस लड़के को मिलेंगे 2 में से 1 नंबर और इस लड़के को नंबर मिलेंगे लगभग मान के चलिए 2 में से 2 नंबर। ये डिफरेंस एक यहां पर आएगा, क्यों आएगा वो आप खुद देख सकते हो कि नंबर 1 आप इसमें जब अंतर टटोलोगे तो अंतर नंबर 1 ये यहां पर संसद लिख रहा है, ये यहां पर शुरुआत ही कर रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 के अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद यहां पर ये एक तो दोनों आर्टिकल इसने पेश किए हैं, दूसरा संसद और राज्य विधानमंडल को दोनों को उसने प्रस्तुत कर दिया है, साथ ही साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल का डायमेंशन भी यहां पर दिया है। तो इतने डायमेंशन के साथ जब लिखेगा तो 100% उसके उत्तर बेहतर नंबर आने की संभावना यहां पर बनेगी। तो इस प्रकार से आपको उत्तर को रिप्रेजेंट करना होगा। ये पॉइंट्स आपको
स्पेशली यहां पर दोस्तों ध्यान में रखना होगा, जो आपको एग्जाम में नंबर लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। खुद आप देख सकते हो, अगर आप इस प्रकार से बहुत बेहतर डायमेंशन के साथ लिखते हो तो नंबर दुनिया की कोई ताकत आपका नहीं काट सकते। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति से आप क्या समझते हैं? यहां पर जब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहां पर तो क्लियर हो गया कि सीधा सीधा ये राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, मतलब यहां पर राज्यपाल की जगह नहीं है। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति से आप क्या समझते हो? तो सीधा सीधा आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, मतलब आप इसकी स्टार्ट कैसे करोगे? वही वाली बात, भारतीय संविधान को जरूर आप लेके आना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिनसे निपटने के लिए तुरंत किसी कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति जिस आदेश को जारी करता है उसे अध्यादेश कहते हैं। यह तो आपकी हो गई परिभाषा, और परिभाषा जो आप लिखोगे दोस्तों वो लगभग आप मान के चलना 20 से 25 शब्दों में इसको पूरा कर देना। 20, क्योंकि आपके पास अधिकतम वर्ड लिमिट जो है वो आपके 100 शब्द यहां पर होंगे, तो 20-25 आपने यहां पर दे दी। अब उसके बाद कुछ डायमेंशन के साथ लिखोगे, इस शक्ति पर विस्तृत चर्चा करें। अब यहां पर आपको बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन करना है, और यहां पे एक शब्द आया है और वो शब्द है चर्चा करें। चर्चा करें को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डिस्कस। और ध्यान रखना, जब हम डिस्कस करते हैं तो उत्तर इस प्रकार से लिखते हैं, उत्तर का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार होता है जैसे हम एग्जामिनर के बिल्कुल सामने बैठे हुए हों, परीक्षक के सामने बैठे हो, इस टाइप से आपको उत्तर को प्रस्तुत करना होता है। जैसे कहते हैं ना, आओ चौपाल में चर्चा करें, आओ घर में चर्चा करें, तो घर में चर्चा कैसे की जाती है? उसी अनुरूप बहुत सरल से सरल शब्दों में आपको उसकी शक्तियों को समझाना है। और जब हम चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना, विभिन्न आयामों के साथ, विभिन्न आयामों के साथ उत्तर प्रस्तुत करना होता है। विभिन्न आयामों के साथ उत्तर प्रस्तुत करना होता है, यह पॉइंट आपका यहां पर आएगा। अब देखो, यहां पर सबसे पहले आप क्या क्या लिखोगे? यहां पर सबसे पहले आप लिखोगे अध्यादेश की प्रवृत्ति, मतलब अध्यादेश की वही प्रवृत्ति होती है जो अधिनियम की होती है। अंतर केवल इतना है कि अध्यादेश अस्थायी होता है और अधिनियम स्थायी होता है। दूसरा, राष्ट्रपति यह काम किसकी सलाह पर करता है? तो ध्यान रखना, वह अपनी मंत्री परिषद की सलाह पर जारी करता है। फिर तीसरा, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो किन विषयों पर जारी करता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति उन विषयों पर अध्यादेश जारी करता है जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उन विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यह शक्ति उसको इस प्रकार के मामलों में दी गई है ताकि उस कानून में विलंब ना हो। एक आप लोग ध्यान रखना, जिस प्रकार से अधिनियम की संवैधानिक सीमाएं होती है वैसे ही अध्यादेश की भी संवैधानिक सीमाएं होती है। अध्यादेश की भी संवैधानिक सीमाओं का भी थोड़ा सा यहां पर वर्णन कर देना, अर्थात इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो यह पॉइंट आपका विभिन्न आयाम, और एक आप इसके अंदर इसकी अवधि को भी दे देना कि कितनी अवधि तक लागू रह सकता है। यह पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने हैं। अब आपसे पूछे कि अध्यादेश को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो थोड़ा सा पहले आप इसमें जब उत्तर लिखोगे तो उत्तर देते समय
उत्तर को देते समय सबसे पहले आप बताओगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है, उसी प्रकार मंत्री परिषद की सलाह पर वह किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। मतलब ध्यान रखना, जिस प्रकार से वह घोषणा करता है अध्यादेश की, वो भी अपने विवेक से नहीं करता है बल्कि मंत्री परिषद की सलाह पे करता है। तो ठीक उसी प्रकार उसे हटाने का अधिकार भी मंत्री परिषद सलाह पर राष्ट्रपति को दिया गया है। तो यहां पर यह पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा किस प्रकार से, तो यह भी आपका 15 शब्दों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है और वो क्या है दोस्तों? वो क्वेश्चन है, क्या, पहले आप इसको तोड़ लीजिए, क्या सरकार अध्यादेश के माध्यम से संविधान को अपने हाथों का खिलौना बना सकती है? क्या सरकारें अध्यादेश के माध्यम से संविधान को अपने हाथों का खिलौना बना सकती है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें और क्या ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्न क्या से शुरू हो, जब भी प्रश्न क्या से स्टार्ट हो, तब आपको सबसे पहले दिए गए स्टेटमेंट के पक्ष में लिखें, परंतु दूसरा पैरा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब कुछ हद तक तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सरकारें ऐसा करती है। क्यों करती है? क्योंकि संविधान भारत में सर्वोच्च है और संसद और सरकार मिली हुई है, अर्थात संसद से ही सरकार बनती है और सरकार के पास बहुमत है। तो आप यहां पर देखने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका उत्तर का जो उत्तर आप लिखोगे, सबसे पहले कैसे लिखोगे आप इसको? भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख
जबकि मंत्री परिषद के पास वास्तविक शक्ति निहित होती है। पिछले 70 वर्षों में केंद्र की कई सरकारों ने अध्यादेश जारी किए हैं। मतलब एक सरकार, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, जो भी सरकार आई उसने अध्यादेश जारी किए हैं एवं इन अध्यादेशों के माध्यम से आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। अब आप यहां से हनन हुआ है, उसके बाद ये जो पैरा लिखोगे ये इंपॉर्टेंट होगा, और वो क्या लिखोगे, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाए, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाए। ध्यान रखना, यह तभी होगा जब क्वेश्चन आपको कितने शब्दों में पूछ रहा हो, 100 शब्दों में, 100 वर्ड्स में आ रहा हो। सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाए। अब यहां पर 3-4 पॉइंट आपको की पॉइंट्स डालने हैं, और वो की पॉइंट्स जो आप डालोगे वही आपका हकीकत का उत्तर होगा। अब वो की पॉइंट्स क्या होंगे दोस्तों? वो की पॉइंट्स क्या होंगे? नंबर 1, पहला पॉइंट होगा कि अध्यादेश की वही संवैधानिक सीमाएं होती है। अध्यादेश की वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है। अर्थात अध्यादेश की समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा यहां पर, वो बेसिकली यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा न्यायपालिका वाला। कौन सा? न्यायपालिका। मतलब न्यायपालिका इसकी समीक्षा कर सकती है। इसी को हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति। और जब न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है तो न्यायपालिका संविधान को खिलौना नहीं बने देगी, बल्कि उस अध्यादेश पर रोक लगा सकती है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये वाला होगा। दूसरा आपको पता है, सेकंड पॉइंट, दूसरा मीडिया के माध्यम से इस प्रकार के अध्यादेशों को लाकर जनता के सामने उसका असली तस्वीर पेश करके आने वाले चुनाव में वो बन सकता है, एक बड़ा हथियार भी बन सकता है। साथ ही साथ विपक्ष के हाथ में वो हथियार है जिसके माध्यम से वह सरकार का विरोध कर सकती है। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो होगा वो दोस्तों न्यायिक समीक्षा वाला पॉइंट होगा कि न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार अध्यादेश के माध्यम से संविधान को अपने हाथों खिलौना नहीं बना सकती। ये पॉइंट आपका यहां पर होगा। एक आपसे पूछे कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा तो आप जरूर लिख देना। एक तो भारतीय संविधान और एक आर्टिकल 1, 2, 3 और 213 भी डाल सकते हो। राष्ट्रपति राज्यपाल भी डाल सकते हो एक एक पॉइंट के अंदर। बस इतना डालकर क्या लिखोगे? भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 और 213 के अंतर्गत राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश
की अधिकतम अवधि कितना, कैसे बताओगे कि संसद के कोई भी 2 सत्र जो हैं, संसद के कोई भी 2 सत्र जो है, जैसे मैंने यहां लिख दिया सत्र फर्स्ट और सत्र सेकंड, संसद के कोई 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि जो है वो 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकती। अधिकतम अवधि 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकती। यह पॉइंट आपको लिखना है कि संसद के 2 सत्रों की अवधि, अधिकतम अवधि 6 माह होती है, 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। और साथ ही साथ एक अध्यादेश जो है वो संसद के सत्र में आने के बाद 6 सप्ताह तक रह सकता है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे कि एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो अधिकतम अवधि होगी 6 माह 6 सप्ताह। यह आपका उत्तर 2 बार पूछा गया है 15-15 शब्दों के अंदर। तो इस पॉइंट को भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है, यह बिंदु भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज मैंने आपको यह पूरा पॉइंट बताने का प्रयास किया कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो आज दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के साथ, द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को मैं 2 भागों में बांट करके आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।